So in this lecture, we will discuss about the actual cycles. In the last lecture, we have discussed that in actual cycles, there are 4 more differences compared to the air standard and fuel air cycles, that are time loss factor, heat loss factor, exhaust blowdown, and losses due to gas leakage and friction between the piston and cylinder. So starting with the first type, that is time loss factor. What is time loss factor? The assumptions taken in the air standard and fuel air cycle is that the combustion process is an instantaneous process. That means the combustion process starts and ends at an instant at constant volume. Means जब piston constant volume जब piston TDC पे रहता है तो constant volume जब minimum वहाँ पे जब पिस्टन टीडीसी पर रहता है तो पिस्टन सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है और उस मिनिमम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही पूरा कंबशन प्रोसेस स्टार्ट भी होता है और एंड भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रेशर राइज मिलता है. बट that is not possible in the actual cycle. In the actual cycle, the combustion process is progressive. Progressive means the combustion progresses at a certain time. It consumes certain time. तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा कि क्रैंक जो है वो मूव करेगी, यानी कि पिस्टन भी मूव करेगा. तो पिस्टन का जो मूवमेंट है जनरली वो हम क्रैंक एंगल में डिनोट करते हैं कि पिस्टन जितना मूव कर रहा है उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में कंबशन प्रोसेस प्रोग्रेस कर रहा है, उस ड्यूरेशन में पिस्टन जितना मूव कर रहा है तो उतना ड्यूरेशन में क्रैंक जितना मूव करेगी हम उसको क्रैंक एंगल के फॉर्म में शो करते हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है पिस्टन का. तो चूंकि जो एक्चुअल साइकिल्स हैं वहाँ पे प्रोग्रेसिव कंबशन है, तो उस प्रोग्रेसिव कंबशन में जो कंबशन प्रोसेस के प्रोग्रेस करने के साथ जो पिस्टन है वो भी प्रोग्रेस करता है, यानी कि एक्चुअल साइकिल में जो कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस कंबशन नहीं होता है. तो अब देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. एक्चुअल साइकिल में हमने देखा कि यहाँ पे इस पहले वाले डायग्राम को देखेंगे, यहाँ 1 पॉइंट से साइकिल स्टार्ट होती है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है. यहाँ पे ये जो साइकिल बनी हुई है 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द फ्यूल एयर साइकिल. इस फ्यूल एयर साइकिल में मीन इफेक्टिव प्रेशर है 10.2 बार एंड द एफिशिएंसी इज 32.3%. अब इस फ्यूल एयर साइकिल से हमें कंपेयर करना है एक्चुअल साइकिल्स को, एंड द एक्चुअल साइकिल इज 1, 2, 3 डैश एंड दिस पॉइंट 4 डैश पॉइंट आएगा यहाँ पे. तो दिस इज द एक्चुअल साइकिल. ना अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि अगर जो कंबशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, इट कंज्यूम्स टाइम, तो फिर साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट है. नाउ फ्यूल एयर साइकिल में 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन हो रहा है एंड प्रेशर राइज इज अप टू द पॉइंट 3, यानी कि जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है वो अराउंड 45 से 46 बार तक पहुंच गया है यहाँ पे. तो फ्यूल एयर साइकिल में जो मैक्सिमम प्रेशर है वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, 3 पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मिनिमम है. तो सिलेंडर का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब सिलेंडर का वॉल्यूम उस समय मिनिमम हो. तो होगा क्या कि जब 2 पॉइंट पे स्पार्क जनरेट होगा तो स्पार्क के बाद कंबशन धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा. तो धीरे धीरे जब कंबशन प्रोग्रेस करेगा उस ड्यूरेशन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है. तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजेस. अगर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता रहेगा तो मैक्सिमम प्रेशर हमें उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे या फिर मिनिमम वॉल्यूम पे मिल रहा था. ठीक है, तो अब जो प्रेशर का कर्व आएगा, ये देखिए 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है और 2 से 3 डैश वाली जो लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन है. इंक्लाइंड लाइन का मतलब इस लाइन पे प्रोग्रेस करते हुए प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. दोनों एक साथ इंक्रीज क्यों पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंबशन प्रोसेस की वजह से एनर्जी हमने ऐड की है. तो जब हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर भी राइज हो रहा है और पिस्टन के मूव करने की वजह से वॉल्यूम भी राइज हो रहा है. तो वॉल्यूम के राइज होने की वजह से प्रेशर का जो राइज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इतना राइज हो सकता था, 3 पॉइंट तक पहुंच सकता था, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो मैक्सिमम प्रेशर है वो हमें सिर्फ 3 डैश तक ही मिलता है. तो दिस इज द एक्चुअल साइकिल जिसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर 7.6 बार ही रह जाता है और इफिशियंसी घट के हो जाती है 24.4
4%, क्योंकि इसी मैक्सिमम प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर मिलती है। तो ये प्रेशर पिस्टन के टीडीसी से ट्रेवल करने से पहले पहले जितना मैक्सिमम पहुंच जाएगा उतना ही ज्यादा पावर जनरेट करेगा, और पिस्टन एक्सपेंशन स्ट्रोक में जितना ट्रेवल कर चुका होगा तो उतने ड्यूरेशन में जो पावर जनरेट हो सकती थी वो तो वैसे ही लॉस होगी, और दूसरा प्रेशर भी कम राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर फ्यूल एयर साइकिल से इसको कंपेयर करें तो फ्यूल एयर साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि टीडीसी पॉइंट पे मिल गया। तो अब पिस्टन को ट्रेवल करने के लिए पूरी स्पेस है, टीडीसी से लेके बीडीसी तक पूरा एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर टीडीसी पे मिल गया। लेकिन इस कंडीशन में जो एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है वो इस 3 डैश पॉइंट से मिल रहा है, मतलब 2 पॉइंट और 3 डैश पॉइंट के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस तो बेकार ही होगी। तो पिस्टन का जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है वो 3 डैश पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, और 3 डैश पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट से काफी आगे की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि बीडीसी पिस्टन काफी ज्यादा ट्रेवल कर चुका होगा उस टाइम पे। और दूसरा यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रेशर 3 पॉइंट पे बहुत ज्यादा है और 3 डैश पॉइंट पे बहुत कम है। इसीलिए क्या होगा कि जब पिस्टन 3 डैश पॉइंट से एक्चुअल साइकिल में एक्सपेंशन स्ट्रोक में ट्रेवल करेगा तो कम वर्क जनरेट करेगा, और फ्यूल एयर साइकिल में जब 3 पॉइंट से एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट करेगा तो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, जबकि हीट एंड रेट दोनों साइकिल्स में हमने सेम रखा हुआ है। तो इस केस में अगर एक्चुअल साइकिल्स में कम वर्क प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स एक्चुअल साइकिल की जो इफिशियंसी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि चूंकि पिस्टन के एक्सपेंशन स्ट्रोक में ट्रेवल करने की वजह से प्रेशर भी कम राइज हुआ, और दूसरा पिस्टन को एक्सपेंड होने के लिए डिस्टेंस भी घट गई। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि क्यों ना हम स्पार्क को कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी पे नहीं पहुंचा उससे पहले ही कर दें। अगर हम स्पार्क को इस 2 पॉइंट पे जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा, इस वाले डायग्राम में हमने इस पॉइंट पे स्पार्क किया जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया और कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको स्पार्क को 2 पॉइंट से पहले ही यहाँ पे किसी पॉइंट पे कर देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर राइज जो है वो ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर राइज इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ पिस्टन को ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए अब हम दूसरे वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। इस वाले डायग्राम में हमने क्या किया, जो स्पार्क है वो 2 पॉइंट से पहले इस पॉइंट पे करना। अगर हम स्पार्क को 2 पॉइंट यानी कि जो टीडीसी पॉइंट है उससे पहले ही कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पार्क एडवांस, और जनरली इसको हम मेजर करते हैं क्रैंक एंगल। पिस्टन जब टीडीसी पे पहुंचेगा तो उससे कितना क्रैंक एंगल पहले हमने स्पार्क किया, दैट इज द स्पार्क एडवांस। तो स्पार्क एडवांस को जो हम डिनोट करते हैं वो क्रैंक एंगल में डिनोट करते हैं। जनरली क्या इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, 20 डिग्री क्रैंक एंगल स्पार्क एडवांस, 30 डिग्री क्रैंक एंगल स्पार्क एडवांस, तो इस तरह से इसको शो करते हैं। तो स्पार्क एडवांस सबको समझ में आया, व्हाट इज स्पार्क एडवांस? स्पार्क एडवांस क्या होता है कि टीडीसी से जितना पहले स्पार्क जनरेट होता है दैट क्रैंक एंगल रोटेशन इज स्पार्क एडवांस, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पार्क एडवांस। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 पॉइंट से पहले स्पार्क जनरेट कर दिया, दैट इज स्पार्क एडवांस। तो अब क्या होगा कि जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा उस समय पे क्या होगा, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 2 पॉइंट से पहले ही, तो हीट रिलीज होना शुरू होगा, तो उसकी वजह से प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा और वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है। तो कंपेयर करते हैं मिस साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर राइज हो रहा था उस समय पे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया था, तो प्रेशर राइज बहुत कम मिला था। लेकिन अगर इस साइकिल में हम कंपेयर करें, अगर हमने जो स्पार्क है उसको पहले ही जनरेट कर दिया तो क्या होगा, इस जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक को एंड करने के लिए टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो कंबशन की वजह से हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से प्रेशर राइज होगा। दूसरा, कंप्रेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है तो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर राइज होगा, और तीसरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो उसकी वजह से भी प्रेशर राइज होगा। तो कंपेयर अगर हम इस साइकिल से करें तो 3 डैश पॉइंट में जो मैक्सिमम प्रेशर हमें मिल रहा है दैट इज अराउंड 23 या 24 बार के अराउंड में। लेकिन अगर इस साइकिल में हम कंपेयर करें तो इस साइकिल में जो मैक्सिमम प्रेशर हमें मिल रहा है दैट इज अराउंड 37 टू 38 बार के अराउंड। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, और अगर हम एक्सपेंशन डिस्टेंस की बात करें तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में अब पिस्टन को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी कंपेयर टू द प्रीवियस केस जहाँ पे जो स्पार्क है वो टीडीसी पे हो रहा था। तो इस पॉइंट से एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे जो है वो अराउंड लगभग देखा जाए तो टीडीसी से ही एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर भी हमें टीडीसी के आसपास में मिल गया और
मैक्सिमम प्रेशर भी हमें टीडीसी के आसपास में मिल गया, और क्या होगा कि एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन को ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस भी ज्यादा। तो ये तो एडवांटेज यहाँ पे हुआ, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी हो गया। वो डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी की तरफ मूव कर रहा था बीडीसी से, तो उस समय पे निगेटिव वर्क था। निगेटिव वर्क मींस सिलेंडर पिस्टन के ऊपर वर्क करना पड़ रहा था, और वो पावर कहाँ से आ रही थी? वो पावर आती है इससे पहली साइकिल के पावर स्ट्रोक से ही। तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा था यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में, उस समय पे यहाँ पे एंड में इतना ज्यादा प्रेशर राइज हो गया, जिसकी वजह से पिस्टन को बहुत ज्यादा जो पावर है वो इसी पिस्टन को टीडीसी तक पहुंचाने में ही कंज्यूम होगी। यानी कि ये वाला जो एरिया शेडेड एरिया ये वाला दिख रहा है, इतना जो वर्क का था हमारा लॉस हो। तो ये लॉस होने की वजह से मीन इफेक्टिव प्रेशर अभी भी 7.6 बार ही रहा, यानी कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो और कम हो गया। यहाँ पे 7.65 था और यहाँ पे 7.6 ही रह गया। इफिशिएंसी यहाँ पे 24.1% थी, यहाँ पे 23.9% रहेगी। मतलब इस केस के कंपैरिजन में ये वाला जो केस है वो इस केस के कंपैरिजन से भी बेकार हो गया। मतलब ना तो मैक्स जो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज हो पाया और ना ही इफिशिएंसी इंक्रीज हो। हालांकि हमने जो मैक्सिमम प्रेशर है वो काफी ज्यादा राइज कर लिया, और राइज भी टीडीसी के पास में ही कर लिया, जिससे एक्सपेंशन स्ट्रोक के लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मिल सके। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में जो इनपुट वर्क था वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो नेट वर्क है वो डिक्रीज हो गया, और फाइनली इफिशिएंसी भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इनपुट वर्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, और जो मैक्सिमम प्रेशर हमें मिल रहा है वो टीडीसी से बहुत ज्यादा दूर भी ना मिले। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करते हैं हम, एक ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस निकालते हैं। ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस का मतलब एक ऐसा स्पार्क एडवांस जहां पे अगर हम स्पार्क इनिशिएट करते हैं तो पिस्टन टीडीसी तक इजीली पहुंच जाए विदाउट एनी सब्सिक्वेंट राइज इन प्रेशर। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में इतना ज्यादा प्रेशर राइज ना हो, लेकिन प्रेशर राइज होने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम कंबशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्पार्क जैसे ही हम जनरेट करते हैं तो सडनली प्रेशर राइज होना शुरू नहीं होता है। उससे पहले एक छोटा सा फेज होता है जिसको हम इग्निशन लैग बोलते हैं। तो इग्निशन लैग वाला फेज पिस्टन के टीडीसी तक पहुंचने तक कंप्लीट हो जाए, और जब तक इग्निशन लैग चलेगा तब तक कंबशन की वजह से प्रेशर राइज नहीं होगा, सिर्फ कंप्रेशन की वजह से प्रेशर राइज होगा। तो क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तब तक जो कंबशन प्रोसेस है वो प्रेशर राइज करने के लिए तैयार हो चुका होगा। तो पिस्टन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा और मैक्सिमम प्रेशर राइज हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमम रास्ता निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्पार्क एडवांस है उसको हमने कम कर दिया। स्पार्क एडवांस को कम करने से क्या फायदा हुआ? स्पार्क एडवांस को कम करने से ये फायदा हुआ, ये वाला जो देखिए वर्क है यहाँ पे शेडेड एरिया जो था वो कम हो गया काफी। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये शेडेड एरिया यहाँ पे था, ये शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है? निगेटिव वर्क, यानी कि इतना जो वर्क का हमारा लॉस हो गया। लेकिन ऑप्टिमम स्पार्क मतलब स्पार्क को हमने ऐसी जगह पे किया कि कंबशन की वजह से जो प्रेशर राइज होना था कंप्रेशन प्रोसेस में स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि वो पिस्टन के टीडीसी पहुंचने के बाद स्टार्ट हुआ। तो इसकी वजह से क्या फायदा होता है? इसकी वजह से क्या फायदा होता है कि जो निगेटिव वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है कंप्रेशन प्रोसेस में, और जो पिस्टन जो मैक्सिमम प्रेशर है वो भी हमें टीडीसी के से बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलता। मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस बच जाती है। तो अगर हम इस तरीके का स्पार्क एडवांस यूज करते हैं तो यहाँ पे जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो हमें अराउंड 8.35 बार मिल जाता है, और इफिशिएंसी भी पिछले केसेस के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। पिछले केसेस में 23.9 और 24.1 थी, यहाँ पे 26.2% इफिशिएंसी। लेकिन अगर हम इसको फ्यूल एयर साइकिल से कंपेयर करें तो फ्यूल एयर साइकिल में जो मीन इफेक्टिव प्रेशर था वो 10.2 बार था, और जो इफिशिएंसी थी वो 32.2% थी। तो अगर हम फ्यूल एयर साइकिल से इसको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं अभी भी मीन इफेक्टिव प्रेशर में भी लॉस हो गया है और इफिशिएंसी में भी लॉस हो गया है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं टाइम लॉस फैक्टर। लेकिन इस लॉस को ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस के जरिए हम कम से कम कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल साइकिल एंड दिस इज द फ्यूल एयर साइकिल। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के में दिख रही है आपको इस डायग्राम में, राइट साइड वाले डायग्राम में जो ग्रीन कलर में दिख रही है दैट इज द एक्चुअल साइकिल, और यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको ये साइकिल दिख रही है दैट इज द फ्यूल एयर साइकिल।
तो फ्यूल एयर साइकिल ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है और एक्चुअल साइकिल कम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। और पीवी डायग्राम पे किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंडर का एरिया क्या शो करता है, उस साइकिल में वर्क है। इसका मतलब ग्रीन एरिया कम है तो एक्चुअल साइकिल में कम वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ब्लू एरिया ज्यादा है तो फ्यूल एयर साइकिल में ज्यादा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल एयर साइकिल की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है और एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है ड्यू टू द टाइम लॉस। Next is heat loss factor. What is heat loss factor? This is the actual diagram, actual cycle diagram. हीट लॉस फैक्टर में क्या होता है कि अगर हम कंप्रेशन स्ट्रोक में कंपेयर करें तो कंप्रेशन स्ट्रोक में बहुत ज्यादा कोई हीट लॉस होता नहीं है, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है। मेनली जो हीट लॉस होता है, एजम्पशन हमने एक लेते हैं एयर स्टैंडर्ड में और फ्यूल एयर साइकिल में, दैट द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक लेने का क्या मतलब है कि कंप्रेशन प्रोसेस में और एक्सपेंशन प्रोसेस में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। हीट लॉस मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में, यानी कि सिलेंडर से बाहर हीट लॉस नहीं हो रहा है एक्सपेंशन स्ट्रोक में और कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, इसलिए कंप्रेशन स्ट्रोक में हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्योंकि कंबशन के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक आता है और कंबशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सपेंशन स्ट्रोक में सिलेंडर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और चूंकि सिलेंडर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है उस वजह से उसमें हीट का लॉस हो जाता है। हीट का लॉस मतलब हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस होने की वजह से सपोज हमारे पास 100 किलो जूल ऑफ हीट कंबशन से रिलीज होती है, तो हमारी साइकिल की इफिशिएंसी अगर 30% है तो उसमें से 30 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उस 100 किलो जूल में से भी अगर हमारा 30 किलो जूल हीट लॉस हो गई एक्सपेंशन स्ट्रोक में, तो अब तो 70 बचा ना। तो इफिशिएंसी अगर 30% है तो फिर इफिशिएंसी सिर्फ 21% ही मिल पाएगी, सॉरी जो वर्क है आपको वो 21 किलो जूल ही मिल पाएगी, ठीक है। तो हीट लॉस के होने की वजह से यहाँ पे अगर हम साइकिल को कंपेयर करें तो ग्रीन कलर में जो है दैट इज द एक्चुअल साइकिल, और ब्लू कलर में जो है दिख रही है आपको, ब्लू कलर में दैट इज द फ्यूल एयर साइकिल। तो इस फ्यूल एयर साइकिल में भी ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो डार्क साइड में डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, दैट इज द हीट लॉस। अगर फ्यूल एयर साइकिल से हम इसको कंपेयर करें तो फ्यूल एयर साइकिल में जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है ये जो लॉस होगा वो फ्यूल एयर साइकिल में होगा हीट लॉस। और अगर एक्चुअल साइकिल को देखें तो ये जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर में, ये लाइट ब्लू कलर में इसके नीचे दैट इज द हीट लॉस फ्रॉम द एक्चुअल साइकिल, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है सी पॉइंट, यहाँ पे क्या किया हमने, स्पार्क एडवांस को ऑप्टिमम किया, जो मैं अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि हम ऑप्टिमम स्पार्क एडवांस के जरिए थोड़ा सा जो हमारा वर्क लॉस है वो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कंप्रेशन में, और थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा ऊपर ये टाइम लॉस की वजह से। तो अब हमारा जो कंबशन प्रोसेस है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होगा और सी पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, जबकि फ्यूल एयर साइकिल में 2 पॉइंट से कंबशन स्टार्ट होता है और 3 पॉइंट पे खत्म होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट से फ्यूल एयर साइकिल में 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 3 पॉइंट पे खत्म होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रेशर बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन एक्चुअल साइकिल में अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि एक्चुअल साइकिल में पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो प्रोग्रेसिव कंबशन होता है, तो उसकी प्रोग्रेस ए पॉइंट से कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही कंबशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक यहाँ तक जो ट्रेवल करता है, यहाँ पे प्रेशर राइज होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला जो लाइट ब्लू कलर में ये वाला जो पोर्शन है वो वर्क का लॉस हो जाता है, और फिर ऊपर जो लाइट ब्लू कलर में है ये वाला भी लॉस हो जाता है, और मैक्सिमम प्रेशर हमें सिर्फ इतना ही मिलता है सी पे जो है ये 30 के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ये 30 के ऊपर यानी कि 32 या 33 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 34 बार के अराउंड में एक्चुअल साइकिल में हमें प्रेशर मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक जब शुरू होगा तो यहाँ से एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू होगा, तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये इन दोनों ब्लैक लाइन के बीच में, यानी कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर के बीच वाली जो लाइन है, ये जो 4 डैश पॉइंट पे जाके मिल रही है, 4 डैश वाली जो लाइन है दैट इज द आइसेंट्रोपिक थ्रू सी पॉइंट से आइसेंट्रोपिक लाइन हम बनाएंगे तब जाके ये 4 डैश पॉइंट हमें मिलेगा, ये बीच वाली लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्चुअल साइकिल में सी पॉइंट के बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मानेंगे तब हमें ये वाली लाइन मिलेगी, लेकिन आइसेंट्रोपिक तो होगी नहीं। आइसेंट्रोपिक का मतलब कि उस साइकिल उस प्रोसेस में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल साइकिल में क्या मानते हैं कि हीट लॉस तो उसमें होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो हीट लॉस होने की वजह से ये वाला जो कर्व है वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, तो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा तो उसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा। ये वाला जो लाइट ब्लू कलर में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये वाला एरिया हम सीधा यहाँ तक लेके जाएंगे दैट इज 4 डबल डैश पॉइंट हमें मिलेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे इस साइकिल में ग्रीन कलर के ऊपर ये जो लाइट ब्लू कलर का एरिया है दैट इज द हीट लॉस। तो हीट लॉस की वजह से भी साइकिल की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी और जो वर्क आउटपुट है वो कम मिलेगा। नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी हमने ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं कि एक्चुअल साइकिल है, तो ग्रीन कलर में एक्चुअल साइकिल में जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे और ये वाला जो पोर्शन है इस लाइन पे के इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज द लॉस ड्यू टू द टाइम। ये हमने दिखाया यहाँ पे टाइम लॉस की वजह से 6% हमारा वर्क आउटपुट में लॉस हो जाता है। उसके बाद है हीट लॉस। अगर इस पॉइंट से हम ट्रेवल करते हैं तो ऊपर वाला ये वाला जो लॉस हो रहा है ग्रीन कलर में सॉरी ब्लू कलर में जो दिख रहा है दैट इज द हीट लॉस। ये होता है अराउंड 12%। ठीक है, ये फ्यूल एयर साइकिल है जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है और ग्रीन कलर में जो है वो एक्चुअल साइकिल। अब एग्जॉस्ट ब्लो डाउन होता क्या है पहले तो इसको समझते हैं। एग्जॉस्ट ब्लो डाउन क्या होता है? जब पिस्टन एक्सपेंशन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में बीडीसी पे पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं। अब अगर हमने एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी पे पहुंचने से पहले ओपन कर दिया तो अंदर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। और उसी प्रेशर की वजह से देखिए यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम था तो इसी प्रेशर की वजह से तो पिस्टन एक्सपेंशन स्ट्रोक में मूव कर रहा है और पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर वो प्रेशर ही हमने रिलीज कर दिया तो पिस्टन कुछ पावर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। उसके बाद जिस पॉइंट पे हमने उसका जो वर्क है वो रिड्यूस जिस समय पे हमने उसका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दिया उसके बाद में वो पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें इस साइकिल में तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर था। यहाँ से इस प्रेशर की वजह से क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज हैं तो सारे का सारा जो प्रेशर है वो किस पे लगेगा? पिस्टन के ऊपर लगेगा। तो वो पिस्टन को पुश करेगा जिसकी वजह से पावर प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर इस एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान किसी भी बीच में पॉइंट में हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया तो उसी पॉइंट से वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं। यानी कि इस पॉइंट के बाद हम देखें तो अगर हमने इस पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन नहीं करते तो ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी जाती और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता, वर्टिकल लाइन मिलती। लेकिन इस पॉइंट पे ही आपने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सडनली एकदम से डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाली जो लाइन है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सीधी जा रही थी तो ये सीधी ना जाने की बजाय यहाँ पे एकदम से सडनली नीचे की तरफ डाउन हो जाए। नीचे की तरफ डाउन क्यों रही है? वर्टिकल एक्सेस पे है प्रेशर, तो नीचे की तरफ सडनली डाउन होने का मतलब कि प्रेशर एकदम से रिड्यूस हो रहा है। अब जब ये प्रेशर ही पिस्टन को मूव करा रहा था और इसी की वजह से वर्क आउटपुट मिल रहा था तो फिर एग्जॉस्ट वाल्व खोल के इस प्रेशर को हमने रिलीज क्यों किया? ठीक है, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन को एक्सपेंशन स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी पे पहुंचने से पहले ओपन नहीं करते तो होता क्या है कि पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है, कुछ सपोज के वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है और पिस्टन के बीडीसी पे पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो पिस्टन बीडीसी पे रुका तो रहेगा नहीं, उसके बाद जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा बीडीसी के बाद वापस वो अपने एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा लास्ट। तो उस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अगर पिस्टन के अगर सिलेंडर के अंदर गैसेस होंगी जिनका प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो पिस्टन को उन गैसेस को पुश करने के लिए वर्क इनपुट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ वर्क का लॉस हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉस है पिस्टन का, अगर हम एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी पे पहुंचने पे ओपन करते हैं तो पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है तो उस हाई प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन को वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज ग्रेटर देन द लॉस ड्यू टू द अर्ली ओपनिंग ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। मींस अगर हमने एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी से पहले ओपन कर दिया, सपोज 5 किलो जूल वर्क का हमारा लॉस हो गया, अगर हम उसको बीडीसी पे पहुंचने के बाद ओपन करते तो 5 किलो जूल वर्क हमें और मिल जाता। तो हमने क्या किया, लेकिन पहले खोल दिया तो सपोज हमारा 5 किलो जूल ऑफ वर्क लॉस हो गया है। अब पिस्टन बीडीसी पे आया और बीडीसी पे आया तो बीडीसी से पहले ही हमने वाल्व को ओपन कर दिया था तो सारी जो गैसेस हैं, जो प्रेशर है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। अब प्रेशर डाउन हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आ जाएगा जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा। जब तक तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ
ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट उसको कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस का मास है वो उसको वापस कर देगा। यानी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हम दिखा रहे थे वो एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन नहीं होगा, वो जो हीट रिजेक्शन है वो पहले ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बीडीसी पे पहुंचने के बाद ओपन करते तो सिलेंडर के अंदर कुछ गैसेस रहती जिनका प्रेशर हाई रहता, और जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मूव करना स्टार्ट करता तो उसको उन गैसेस के प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता, उन गैसेस को एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर निकालने के। तो इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क जो पिस्टन को लगाना पड़ता वो अराउंड लगाना पड़ता 7 से 8 किलो जूल। तो अगर हमने वॉल्व को जल्दी खोल दिया तो 5 किलो जूल वर्क का लॉस हो रहा है, और अगर हम वॉल्व को बीडीसी पे पहुंचने के बाद खोलते हैं तो 7 किलो जूल वर्क का लॉस हो रहा है। तो फिर कौन सा चुना जाएगा जहां पे कम लॉस हो रहा है? इसका मतलब यहाँ भी ये वाला जो पॉइंट है वो भी टाइम लॉस फैक्टर की वजह से, टाइम लॉस फैक्टर की तरह से ही है कि वर्क का लॉस तो यहाँ पे होना ही होना है। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 5 किलो जूल वेस्ट करना है, लॉस करना है, या फिर 7 किलो जूल लॉस करना है। तो ऑब्वियसली 5 किलो जूल ही वेस्ट करेंगे, लॉस करेंगे। तो 5, चूंकि यहाँ पे कम वर्क का लॉस हो रहा है इसलिए एग्जॉस्ट वॉल्व को बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, और इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस। क्योंकि ये वाला जो लॉस है वो कंपलसरी है, ये होना तो है ही। अगर हम पिस्टन को बीडीसी पे जाके ओपन करेंगे तो ज्यादा लॉस होगा, इसीलिए बीडीसी के पे पहुंचने से थोड़ा पहले ही इसको ओपन कर देते हैं एग्जॉस्ट को। तो इसमें जो वर्क का लॉस होता है वो अराउंड 2% वर्क का लॉस होता है, और जो साइकिल है यहाँ से यहाँ तक एग्जॉस्ट वॉल्व जैसे ही ओपन होता है ये साइकिल जो है नीचे सडनली यहाँ पे आ जाती है। अब ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, इसको एनलार्ज करके ये वाला डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें, देखिए ये वाली जो लाइन आ रही है ये एक्सपेंशन स्ट्रोक की लाइन है, एक्सपेंशन स्ट्रोक की लाइन है, यहाँ से एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा था। अब यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रोक होने के से अगर हमने एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर दिया तो ये वाला जो कर्व है वो एकदम से यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जॉस्ट वॉल्व को बहुत जल्दी ओपन कर दिया तो एकदम से यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन किया ही नहीं, पूरा उसको टीडीसी बीडीसी तक जाने दिया, तब ये डॉटेड लाइन आपको मिलेगी, ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो एरिया है इधर शेडेड वाला एरिया, ये वाला लॉस हो जाएगा, नीचे वाला एरिया, यानी कि यहाँ पे ज्यादा वर्क का लॉस होगा। ये है हमारा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर वाली जो लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन दिख रही है दैट इज द बीडीसी पॉइंट। तो अगर हम इस एक्सपेंशन स्ट्रोक को बीडीसी तक लेके जाते हैं और उसके बाद एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपनिंग एट बॉटम डेड सेंटर, तो ये डॉटेड जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन मिलेगी, और इस लाइन में भी ये वाला एरिया जो है वो लॉस हो गया, यानी कि वर्क का लॉस तो यहाँ भी होना है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक की लाइन आ रही है, इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक की लाइन से 2 सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन निकल रही है। 2 सॉलिड लाइन कौन सी है, एक तो बहुत जल्दी अगर हमने खोल दिया और एक को हमने ऑप्टिमम में ले लिया। तो ऑप्टिमम हम इसको रखते हैं कि एग्जॉस्ट वॉल्व को बहुत ज्यादा पहले भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पहले ओपन कर दिया उसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा पहले ओपन कर देंगे तो वर्क बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए बीडीसी के बहुत पास पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करते हैं कि थोड़ा सा वर्क एग्जॉस्ट वॉल्व जल्दी खोलने की वजह से लॉस हो जाए और थोड़ा सा वर्क इनपुट एग्जॉस्ट गैसेस को निकालने में। मीन्स अगर हम एग्जॉस्ट वॉल्व को बहुत पहले ओपन कर देते हैं तो सपोज हमारा 5 किलो जूल ऑफ वर्क लॉस हो जाता है, और अगर बिल्कुल बीडीसी पे जाके ओपन करते हैं तो फिर 7 किलो जूल ऑफ वर्क लॉस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बीच का रास्ता निकालते हैं। 5 किलो जूल लॉस हो रहा है बहुत जल्दी ओपन करने से, और 7 किलो जूल लॉस हो रहा है बिल्कुल बीडीसी पे ओपन करने से। तो हम क्या करेंगे कि बीडीसी से थोड़ा सा पहले ओपन करें, कि यानी कि पहले खोलने की वजह से 2 किलो जूल वर्क लॉस हो जाए, और पिस्टन के ऊपर मूव करने से एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करने में 2 किलो जूल वर्क लॉस हो जाए। तो 2 + 2 यानी कि 4 किलो जूल ही लॉस होगा अभी। अगर बहुत ज्यादा पहले ओपन कर देंगे तो 5 किलो जूल लॉस हो जाएगा, और ओपन बिल्कुल बीडीसी पे करेंगे तो 7 किलो। तो यहाँ पे भी जो एग्जॉस्ट वॉल्व को कहाँ पे ओपन करना है उसके लिए भी एक ऑप्टिमम पोजीशन डिसाइड रहती है कि किस पोजीशन पे एग्जॉस्ट वॉल्व को बीडीसी से पहले ओपन करने पे कम से कम वर्क का लॉस होगा। यानी कि क्लियर है कि वर्क का लॉस तो यहाँ पे होगा, लेकिन कम से कम वर्क लॉस करने के लिए हम एक ऑप्टिमम पोजीशन ढूंढते हैं कि ये इस पोजीशन पे हमें एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करना है।
तो अराउंड 6% जो है लॉस वो टाइम की वजह से हो जाता है, 12% हीट की वजह से हो जाता है, और एग्जॉस्ट की वजह से, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन की वजह से 2% अराउंड उसमें वर्क में लॉस हो जाता है। तो दैट इज द टाइम लॉस फैक्टर, हीट लॉस फैक्टर एंड एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉसेस, जिनकी वजह से साइकिल की इफिशिएंसी और साइकिल का जो पीवी डायग्राम है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। तो जब एक्चुअल साइकिल का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होगा, ये वाला जो कर्व है वो बिल्कुल यहाँ पे स्टीप नहीं होगा, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला टाइम लॉस की वजह से जो ये वर्क रिड्यूस हो रहा है उसको हटा देंगे। उसके बाद ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे शार्प नहीं बनेगा, थोड़ा सा कर्व स्लोप में आएगा, फिर एकदम से नीचे आएगा, और यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्लो डाउन की वजह से ये जो लॉसेस आ रहे हैं ये होगा हमारा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज द एक्चुअल साइकिल डायग्राम, एक्चुअल साइकिल पीवी, एक्चुअल साइकिल डायग्राम ऑन प्रेशर वॉल्यूम एक्सेस ऑफ ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल का ये एक्चुअल साइकिल का डायग्राम, ठीक है। तो दैट इज द टाइम लॉस फैक्टर, हीट लॉस फैक्टर एंड एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉसेस इन द एक्चुअल साइकिल।